नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का साथ, जहाँ पे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपीएससी हो या फिर ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये सारी की सारी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे पास। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में। लेखपाल से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में आपके मन में जो सवाल हैं, सबसे बड़ी चीज आज हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल की वैकेंसी कैसी होती है, लेखपाल का काम क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज लेकर के उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने आया हूं। सैलरी कितनी होती है, लेखपाल को सैलरी कितनी मिलती है, चकबंदी लेखपाल की बात करें, आप राजस्व लेखपाल की बात करें, तो इनमें से बेहतर कौन सा होता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर अगर चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दोनों में से हमें सिलेक्ट करना पड़े, ऑप्शन मिले कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है तो कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से सारी चीज़ें आज पता चलने वाली हैं। और कितनी कमाई होती है, बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ आप ये जानना चाहते हैं, कितनी ऊपरी कमाई हो जाती है, एक्स्ट्रा इनकम कितना हो जाता है, ये सारी चीज़ आप जानेंगे। और प्रमोशन क्या होता है, कहां तक जा सकते हैं, चकबंदी लेखपाल प्रमोट करके कहां तक जा सकते हैं, राजस्व लेखपाल का प्रमोशन होता है तो वो कहां तक जा सकते हैं, उनकी हायर पोस्ट क्या हो सकती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। आपके जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस चौधरी, मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो रोज 3:30 बजे मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ। लाइव हम लोग बात करते हैं सारे किसी ना किसी टॉपिक्स के बारे में, बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करके प्रिंस 56 आप यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड, आपको अनअकैडमी की तरफ से कोई भी कोर्स बाई करेंगे डिस्काउंट मिलेगा। इस रेफरल कोड के सारे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल आप अनअकैडमी का ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स क्रैक इट, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का यूट्यूब चैनल है हमारा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रेड पे क्या होता है। तो सबसे पहले तो ग्रेड पे क्या होता है, तो 2000 का ग्रेड पे होता है। 2000 के ग्रेड पे लेखपाल की भर्तियां होती हैं, लेखपाल की वैकेंसी में ज्वाइनिंग होती है। ग्रुप सी की नौकरी होती है, आप सब लोग जानते हैं भैया, ग्रुप सी की नौकरी होती है, 2000 का ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो ये बातें तो आपको पता चल गई। फिर तीसरी बात आती है सैलरी सर कितनी होगी। तो बिल्कुल सैलरी जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है सैलरी। तो 24,000 से 25,000, अगर आप शुरुआत के दिनों की बात करते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो 2000 के ग्रेड पे में स्टार्टिंग में आपको 24,000 से 25,000 के आसपास की सैलरी मिलती है। ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आपका क्षेत्र कैसा है, कैसी जगह पे आपकी नौकरी लगी हुई है, कैसी जगह पे आपकी सर्विस लगी हुई है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हो सकता है कि काफ़ी जिस एरिया में आप रहते हो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा महंगा हो, तो आपकी सैलरी अधिक होगी, महंगाई भत्ता वगैरह अधिक होगा। जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, महंगाई भत्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, धीरे धीरे सैलरी 24-25 हज़ार से बढ़ के काफ़ी 45,000 तक आपकी चली जाती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जैसे कि राजस्व लेखपाल में क्या होता है, चकबंदी लेखपाल में क्या होता है। तो राजस्व लेखपाल आप ओवरव्यू यही देख लीजिए कि जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं राजस्व, ठीक है, तो राजस्व जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, तो रेवेन्यू होता है राजस्व का मतलब। तो राजस्व लेखपाल का काम होता है कि मुख्य काम जो होता है जमीन का जो लेखा जोखा होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड इनका काम होता है। जो आपका हो गया जमीनों का लेखा जोखा हो गया, अगर सरकारी जमीन पे कोई अतिक्रमण कर रहा है तो वो अतिक्रमण ना होने पाए, ये सारा काम कौन देखता है, राजस्व लेखपाल देखते हैं। ठीक है, अवैध कब्जा कहीं पे हो रहा है, किसी के जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा है, तो वो नापने के लिए जो जाते हैं ना, मेजरमेंट के लिए जो जाते हैं, तो वो राजस्व लेखपाल ही जाते हैं, चकबंदी लेखपाल नहीं जाया करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इनका वर्क क्या होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। ठीक है, ऑफिस का काम होता है इनका, ऑफिस में रह करके इनको बेसिकली मैक्सिमम काम जो होता है ऑफिस का ही होता है, ज़्यादातर काम ऑफिस में ही होता है, बाहर ज़्यादा फील्ड वर्क इनका कम होता है। जैसे कभी इनको ज़मीन का नापने जाने हुआ, ज़मीन को नापने जाना हुआ, तो ये सारे काम कभी कभी इनको बाहर करने जाने पड़ते हैं। ठीक
ठीक है। अच्छा, नियुक्ति कहाँ पे होती है? नियुक्ति चाहे आप राजस्व लेखपाल की बात कर लो, चाहे चकबंदी लेखपाल की बात कर लो, दोनों लोगों की नियुक्ति तहसील में होती है, ठीक है। और इनका क्या होता है? क्षेत्र बांट दिया जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है 4-5 गांव। अब डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में नियुक्ति हुई है, चाहे राजस्व लेखपाल की चाहे चकबंदी लेखपाल की, जिस भी क्षेत्र में नियुक्ति हुई है उस क्षेत्र का में जो गांव है वो कितने बड़े हैं। अगर गांव छोटे छोटे हैं तो 5-6 गांव अलॉट हो जाएंगे, अगर गांव बड़े हैं थोड़े तो 2-3 गांव 4 गांव ही अलॉट होंगे। तो ऐसे तरीके से बेसिकली जनसंख्या और क्षेत्रफल पे आधारित होता है। दोनों चीज़ों का अनुपात लेकर के इनको गांव अलॉट किए जाते हैं। 4-5 गांव, 6 गांव, 2-3 गांव भी अलॉट किए जा सकते हैं। तो ऐसी कोई ऐसा लिखित नहीं है कि इतने ही गांव में एक जो है आपके लेखपाल होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि छुट्टियां सर कैसे मिलती हैं? तो छुट्टियां बड़े आसानी से मिल जाया करती हैं। 14 तो इनके सीएल होते हैं, ठीक है। मेडिकल लीव भी आसानी से मिल जाता है, तो छुट्टियां तो बड़ी आसानी से लेखपाल की नौकरी में मिल जाती हैं। तो ऐसा छुट्टियों के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं अगर लेखपाल बन जाता हूँ तो क्या उसके बाद मैं आगे किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ? यूपीपीसीएस की तैयारी आसानी से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। बाकी अभी हम कंपेयर करेंगे कि आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर मैं सर राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल कौन सा चूज करूं, तो इसमें भी डिपेंड करता है। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो राजस्व लेखपाल चूज करिए, क्योंकि मैक्सिमम काम क्या होता है? मैक्सिमम काम ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, इनका राजस्व लेखपाल का एक और काम मैं आपको बताता हूं। राजस्व लेखपाल का एक जो और काम होता है, तो सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाना, गांव वाले लोगों तक जो जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसकी पहुंचाना उसको। देखिए ये काम तो वीडियो का भी होता है, लेकिन वीडियो के साथ साथ राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल का भी ये काम होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या होती है, अगर आप सीधे जनता के संपर्क में रहना चाहते हैं, जितने भी मॉस पॉपुलेशन के आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, जनता के संपर्क में रहना चाहते हैं, तो लेखपाल की नौकरी आपके लिए बड़ी अच्छी नौकरी है, क्योंकि आप सीधे जनता से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, संपर्क में रहते हैं। प्रमोशन थोड़ा कम होता है इनका, लेकिन अभी प्रमोशन के बारे में हम लोग आगे थोड़ी सी बात कर लेंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर के बारे में भी आगे बात कर लेंगे, लेकिन हम बात करते हैं चकबंदी लेखपाल के बारे में। देखिए चकबंदी लेखपाल में क्या होता है कि जो चकबंदी लेखपाल जानने से पहले सबसे पहले ये जानिए चकबंदी क्या होता है। तो चकबंदी का मतलब होता है किसानों की जो ज़मीन होती है ना, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें अलग अलग जगहों पे होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, उन्हीं ज़मीनों को एक जगह इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है? चकबंदी कहा जाता है। और ये जो काम होता है ना, ये करते हैं चकबंदी लेखपाल काम करते हैं बेसिकली। अच्छा ये देखो, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि भैया ये बताओ कि वहाँ पे उनका 1 बीघा ज़मीन है, वहाँ पे 1 बीघा ज़मीन है, तो उनको 2 बीघा ज़मीन देना है, तो क्यों इतने बड़े अधिकारी की नियुक्ति क्यों की जा रही है? ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखा जाता है कि वैल्यू क्या है। जहाँ पे इनका अलग अलग जगहों पे ज़मीनें हैं वहाँ पे वैल्यू क्या है, जहाँ पे ये ज़मीनें एक साथ लेना चाहते हैं उस ज़मीन की वैल्यू क्या है। बेसिकली ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक अधिकारी होना चाहिए जो बिल्कुल भी एरर ना करे, चीज़ों में एरर ना करे, गलतियाँ ना करे। इसके लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, एक चकबंदी लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, इनका काम क्या होता है, ठीक है। चकबंदी लेखपाल का काम क्या होता है? अच्छा दूसरी चीज़ ये है, जो कृषि भूमि, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उससे रिलेटेड जितना भी लेखा जोखा होता है, ये काम किसका होता है? चकबंदी लेखपाल का काम होता है। जो कृषि भूमि होती है उससे रिलेटेड पूरा लेखा जोखा किसका काम होता है भैया? ये चकबंदी लेखपाल का काम होता है, ठीक है। अच्छा देखो, इनको जो चाहे आप राजस्व लेखपाल की बात करो या फिर बात करो आप चकबंदी लेखपाल की, दोनों लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिलता है ये होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला तो पहले तो ऐसा प्रावधान था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं करवा सकते थे कोई भी लेखपाल, लेकिन अब ये हो गया है कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी कि आपकी जब से नौकरी लगी है तब से आप लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ एक बार जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन सिर्फ एक बार। अच्छा दूसरी बात ये क्या आती है भैया? दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है आपकी
कि होम डिस्ट्रिक्ट में तो हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट, लेकिन होम तहसील में नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन आपके जिस तहसील में आपका घर पड़ता है उस तहसील में नहीं होगा। क्या पता भैया आपके मन में लालच आ जाए, आप अच्छी अच्छी ज़मीनों को ले लें, ठीक है, तो आप मतलब वो आप करप्शन ना करें, अपने जान पहचान वालों के पक्ष में ना काम करें, इसकी वजह से होम तहसील में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात कर ली, अभी हम लोगों को और आगे काफ़ी बातें करनी है, उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस का कोर्स बाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी तैयारी आप लेखपाल के एग्जाम आपके होने वाले हैं। लेखपाल के एग्जाम के लिए आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मई के महीने में अनअकैडमी प्लस पे, तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। 1 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 1400 रुपये का, 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो 3500 रुपये का, 6 महीने का कोर्स लेते हैं 5600 का, और 7 महीने 1 साल का कोर्स आप 7000 रुपये, और 24 महीने का कोर्स आपका कितना हो जाएगा 8500 का, 84 रुपये का, 8400 रुपये का हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो लीजिए थोड़ा सा कम करवा देते हैं। कम कैसे होगा, मेरा नाम है प्रिंस ना, तो यहाँ पे रेफरल कोड में आप यूज कर लीजिएगा प्रिंस 56 PRINCE 56 आप यूज कर लीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको तुरंत ही 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल का आप कोर्स लेते हैं ना, 1 साल का कोर्स आपका 7000 का था, देखिए 6300 का हो गया है। देखिए 24 महीने का कोर्स कितने का था, 8400 का था, तो 7560 रुपए का हो गया है। तो देखिए कितने आसानी से आपके तुरंत ही आपको ऑफर मिल गया। यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड प्रिंस 56 डाल के अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड टू पे करके आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए कुछ की फीचर्स हैं हमारे, क्या हैं की फीचर्स ये जान लेते हैं। देखिए स्टडी फ्रॉम होम की सुविधा मिलती है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्टडी फ्रॉम होम, घर से रहिए पढ़ाई करिए। पर डे का चार्ज आप देखेंगे तो 17 रुपए के आसपास पड़ेगा। अगर आप 6 महीने का या 1 साल का कोर्स लेते हैं तो पर डे का चार्ज आपका 17 रुपए के आसपास पड़ेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए ये आपके ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही है, लेकिन आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम आपका ले रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखिए घर पे बैठ के पढ़ते हैं, आपका कोई भी डाउट है एकदम तुरंत रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। रियल टाइम इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि आप जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपका तुरंत ही आंसर किया जाएगा, आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास जो होती है ये डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको जो पिछले 3 क्लासेज में पढ़ाया गया है या उसके पहले आपको जितना भी पढ़ाया गया है, कोई भी डाउट है आप डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से बात करिए, बताइए कि अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, अपने एजुकेटर के पास तुरंत वहां पे सेंड करने का ऑप्शन होता है, सेंड कर दीजिए, आपके एजुकेटर आपके उसके बारे में बताएंगे। यानी कि जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते थे वैसे ही ऑनलाइन में है, एकदम वैसा ही है। टीचर को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और जैसे क्लास में बैठ के आप बच्चों से बात भी करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, कमेंट करके एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। लेकिन वो बात है ज़्यादा बात करेंगे तो टीचर जैसे वहाँ क्लास से बाहर निकाल देते हैं ना ऑफलाइन में, ऐसे ही ऑनलाइन में भी क्लास से बाहर निकाल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ज़्यादा बात उतना करिएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है स्ट्रक्चर्ड फ्री स्पेशल क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा देखो ये दिक्कत आ गया कि भैया हम 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक साथ हम नहीं दे सकते हैं, धीरे धीरे करके देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। EMI पेमेंट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप जैसे लोन लेते हो ना वैसे ही EMI पेमेंट का ऑप्शन है, धीरे धीरे करके आप पैसे चुका सकते हो, एक बार में चुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा चलो अब प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। तो आपको अगर बाई करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पे प्रिंस 56 आप जरूर यूज करना, ये कोड आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ आप मेरे साथ पर्सनली आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको मैं गाइड करूंगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। साथ ही अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, मुझे अनअकैडमी पे आप फॉलो भी कर लेना। चलो अच्छा राजस्व लेखपाल के प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो देखो राजस्व लेखपाल क्या होता है, कभी कभी तहसीलदार से नायब तहसीलदार तक भी बन सकते हैं। प्रमोशन बहुत धीरे होता है, बहुत कम होता है प्रमोशन इन लोगों का, ठीक है, लेकिन तहसीलदार से नायब तहसीलदार तक बन सकते हैं। ऑफिशियल वर्क होता है, बड़े आराम से बन सकते हैं।
फिर चकबंदी लेखपाल की बात आती है तो चकबंदी लेखपाल कहाँ बन सकते हैं, चकबंदी लेखपाल से सहायक चकबंदी अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, सहायक चकबंदी अधिकारी से चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी बन सकते हैं, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी से संयुक्त उप संचालक चकबंदी अधिकारी तक बन सकते हैं। तो ये आपका प्रमोशन हो सकता है। देखिए यहां तक तो आपका प्रमोशन बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर आपकी एज कम है तभी आप जाकर के पूरा यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज आपकी जो सर्विस है अधिक एज में लगी है, 32 साल की एज में लगी है, 30 साल की एज में लगी है, 35 साल की एज में लगी है, तो भैया यहां तक आना तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि प्रमोशन मैंने जैसे कि पहले बताया कि काफी कम होता है प्रमोशन ना। तो इसके लिए आप जरूरी है कि जल्दी से जल्दी आप नौकरी ले लीजिए। 27 साल, 26 साल, 25 साल, 24 साल की एज में नौकरी ले लीजिए, आप संयुक्त उप संचालक चकबंदी अधिकारी तक बन जाएंगे। अब देखो यहां क्या होता है, चकबंदी अधिकारी तक भैया बनने के लिए क्या हुआ था, चकबंदी अधिकारी तक बनने के लिए अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था। तो लोअर पीसीएस का पोस्ट अगर आपको चाहिए तो कम एज में नौकरी ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लोअर पीसीएस क्वालिफाई कर लीजिए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैक्सिमम चीजें मैंने बता दी आपको। अच्छा, लास्ट में ये बचता है कि अगर सर मुझे आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं अगर चकबंदी अधिकारी और राजस्व चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसको चुनूं? तो आपको सारी चीजें मैं बता दी हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हो कि सर आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या डिसाइड करते अगर आप मेरी जगह पे होते, तो भैया अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं राजस्व लेखपाल को डिसाइड करता, क्योंकि राजस्व लेखपाल का ऑफिशियल वर्क होता है। वैसे तो किसी को कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन जिसका ऑफिशियल वर्क होता है ना उसको कभी भी कम बुलाया जाता है। ठीक है, ऑफिस के बाद उसको कम बुलाया जाता है किसी काम के लिए। तो मैं क्या करता, ऑफिस में रहता, अपना काम करता मेहनत से, जो भी वहां पे काम होता ईमानदारी से काम करता। उसके बाद क्या करता, उसके बाद मैं घर आता, अपनी आगे की तैयारी करता, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के तैयारी करता। इसीलिए मैं कहता हूं 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि लेखपाल बनने के बाद ना आपको पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि भैया ये बताना जरा कि ऊपरी कमाई क्या होती है। तो भैया देखो, आप करप्शन करोगे ऊपरी कमाई तो बहुत हो जाएगी, लेकिन करप्शन करोगे तो डंडा भी पड़ेगा। तो यानी डंडा नहीं खाना है, ईमानदारी से रहना है ना, क्योंकि एसडीएम बनना है आपको, लेखपाल बन के जिंदगी तो बितानी नहीं है और जेल में तो जाना नहीं है। तो करप्शन वरप्शन करने का छोड़ो और जितनी सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी में जियो। ठीक है, उतनी सैलरी में आराम से चल सकती है जिंदगी। तो करप्शन ऊपरी कमाई के बारे में अब सोचना भी मत, दोबारा पूछना भी मत कि ऊपरी कमाई क्या है। बाकी आपको आपका क्या ओपिनियन है ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, अनअकैडमी प्लस का कोर्स ले लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी होती है वहाँ पे और आपको बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप मेंटर्स आपको